नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 से एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसमें जो एससी कैटेगरी होती है, इसमें इस कोटे के अंदर एक कोटा लागू कर दिया है, यानी कि जो ऑफिसर्स के लड़के हैं एससी कैटेगरी के, अब उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। तो आइए इस मुद्दे को डिटेल से एनालाइज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और कैसे इसको डिसीजन दिया गया, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी समझेंगे थोड़ा सा। तो आइए समझते हैं। जो एससी कैटेगरी के अंदर जो आरक्षण मिलता था, अब इसके अंदर होता क्या था कि कोई भी सर्विसमैन है, चाहे उसकी इनकम चाहे जितना भी हो, चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे आईएएस और आईपीएस का लड़का हो, सबको सबके बच्चों को आरक्षण मिलता है एससी कैटेगरी की। जो एससी कैटेगरी के अंदर और भी कई सारी जातियां हैं, उसको जो वंचित रह गए हैं आरक्षण से, उनको मेन धारा में लाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया है। तो इसको समझते हैं, उस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं कि जो 6 जजों की बेंच है, इसने क्या कहा। 6 जजों की बेंच में से एक है पंकज मित्तल, उनके द्वारा कहा गया, जस्टिस पंकज मित्तल, उनके द्वारा कहा गया कि जो अगली पीढ़ी है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा जो वंचित लोग हैं उस कैटेगरी के अंदर, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होना चाहिए। तो इसमें ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसकी भी चर्चा की गई है। तो जो क्रीमी लेयर है, सबसे पहले तो क्रीमी लेयर्स को समझ लेते हैं होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता का जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा होता है, सलीना सलीना आपका वार्षिक रूप से 8 लाख से ज्यादा होता है, तो उन बच्चों को अंडर क्रीमी लेयर्स माना जाता है। जब अंडर क्रीमी लेयर्स आते हैं तो ओबीसी के अंदर उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण बेसिकली मिलता है सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षणिक है, पिछड़ापन के आधार से मिलता है। अगर तीनों कैटेगरी में आप पिछड़ापन है आपका, तो आपको मेन धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको आरक्षण दिया जाता है कि आप समानता के अधिकार के, आपको समानता के अधिकार के तहत आप भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाइए। तो इसकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसमें मामला उठा था। तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जिनका नाम है सचिन कुमार लोहिया। पंजाब सरकार का एक डिसीजन आया था। पंजाब सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था। इसी कानून का एक सेक्शन था जिसका नाम था सेक्शन 42। सेक्शन 42 के अंतर्गत क्या कहा गया था, पंजाब सरकार जो कानून बनाई थी, इसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन मिलता है एससी कैटेगरी को, उसको 25% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी को मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें बताया गया अनुसूचित जातियों में और 12% अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। 12% अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण। फिर इसमें कहा गया है, इसी कानून के अंतर्गत एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंतर्गत कहा गया कि जो अनुसूचित जाति है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, इसके अंदर जो 25% का जो आरक्षण दिया गया है, इसके अंदर भी 50% का आरक्षण तय किया जाएगा। किसको? जो एससी कैटेगरी में सबसे पिछड़ा वर्ग में है, खास करके जो वाल्मीकि आते हैं और मजहबी सिख हैं, इन दोनों ही लोगों को 50% आरक्षण दिया जाएगा एससी कैटेगरी के अंतर्गत। तो इस पंजाब सरकार की जो कानून है, इस कानून को चैलेंज किया गया। चैलेंज किसके द्वारा किया गया? एक देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने चैलेंज किया इस कानून को, बोला कि ये जो कानून है ये असंवैधानिक है। इनके द्वारा अपील किया गया। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, इसमें अपील किया गया। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो कानून है पंजाब सरकार का, ये बेसिकली असंवैधानिक है, उसे रद्द कर दिया। तब ये मामला पहुंचा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच गठित की। जब 7 जजों की बेंच गठित हुई तो 7 जजों में से 6-1 से डिसीजन आया। 6-1 से डिसीजन आया कि ये जो कैटेगरी डिसाइड की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट का, ये आर्टिकल जो 341 है, आर्टिकल 341 में कहा गया है कि एससी कैटेगरी को आरक्षण दिया जाएगा, इसका उल्लंघन नहीं है। क्योंकि एससी कैटेगरी के अंदर जो वंचित समुदाय हैं, उनको आरक्षण या कोटा तय करने की बात हो रही है, तो ये उसका उल्लंघन नहीं है। तो इसलिए इस जो पंजाब सरकार का रूल है, रेगुलेशन है, उसको कि स्टेबल बना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसके लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। 2 कंडीशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? पहला कंडीशन है कि जो अनुसूचित जाति है, इसके भीतर किसी भी जाति या वर्ग को 100% तक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि अनुसूचित जाति में जो वंचित समुदाय है, जो शामिल है, पहले उनका प्रॉपर जो डेटा है वो एनालाइज करना होगा
कि इन्हें जो कैटेगरी कोटा जिनको दिया जा रहा है कि वो सही है कि नहीं, वो जस्टिस है कि नहीं इनके खिलाफ, यानी वो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मतलब दो कंडीशन को फॉलो करना होगा, तभी एससी कैटेगरी के अंदर जो कोटा है वो लागू होगा। ये राज्य को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों को छूट दे दी गई। अब ये राज्य के ऊपर छूट दे दिया गया कि जो एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, एससी या एसटी कैटेगरी है, इसके अंदर जो एससी समुदाय से आते हैं, जो एसटी समुदाय से आते हैं, इनके अंदर भी जो वंचित वर्ग है, जिनको आरक्षण का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाया है, या अभी तक जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए कोटा तय कर दिया जाए। कोटा तय कर दिया जाए कि जितना परसेंट आरक्षण मिलता है, इनको इनका जो परसेंटेज है, कुछ जो वंचित जाति समुदाय है उनको फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको इतना परसेंटेज, यक्स या वाई जो भी आपको परसेंटेज तय करेगा कि इतना परसेंटेज आपको आरक्षण दिया जाएगा। उसमें जो एससी में जो सर्विस मैन है उनके बच्चों को क्रीमी लेयर के अंदर लाया जाएगा, यानी कि जिनका माता पिता की जो इनकम है 8 लाख से एबव है, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। खासकर जो राष्ट्रपति है, आईएएस आईपीएस है, वो भी एसटी कैटेगरी के होते हैं तो उन्हें आरक्षण मिल जाता था, अब उन्हें बाहर कर दिया गया है। ये फैसला आया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 7 में से 4 जजों ने इस मामले के अपने फैसले में लिखा है कि राज्य सरकार ओबीसी की तरह जो रिजर्वेशन है उसमें जो क्रीमी लेयर है उसकी पहचान कर सकती है। यानी कि 7 में से जो 4 जज हैं ये बोले कि राज्य सरकार क्रीमी लेयर का जो कंडीशन है वो राज्य सरकार मतलब लगा सकती है। जो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से, 1990 की बात करते हैं। 1990 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग ने ओबीसी जो कैटेगरी है उसे डिसाइड की और उसे आरक्षण की व्यवस्था लागू किया। यानी जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 27% आरक्षण दिया गया मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के बाद। तो इसमें क्रीमी लेयर भी सेट किया गया। क्रीमी लेयर क्या सेट किया गया कि जिस व्यक्ति की या जिस बच्चे के माता पिता की जो इनकम है अगर 8 लाख से ऊपर है तो ये आते हैं अंडर क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये फैसला है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। ये 7 जज हैं, किनके द्वारा क्या कहा गया है इनके डिसीजन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़। इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोटा संवैधानिक है कि नहीं है, ये इस बात से इन्होंने सहमति अपनी जताई, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। फिर बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसका इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन कोटा तय करने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है इसके लिए इन्होंने सहमति अपनी व्यक्त की। फिर इसमें बताया गया क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इसका भी जिक्र जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा नहीं किया गया। वहीं जस्टिस जो बी आर गवई है, ये 2 मुद्दों से तो इन्होंने सहमत हो गया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोटा संवैधानिक है, इन्होंने कहा कि हाँ सही है, सहमत हो गए। फिर बोला गया क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए, इस पर भी सहमत हो गए, लेकिन एक पीढ़ी को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस बात से ये सहमत नहीं हुए। फिर तीसरे जस्टिस के आते हैं जस्टिस पंकज त्रिपाठी। ये एक लौते जस्टिस हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। ये जो तीनों फॉर्मेट है इससे इन्होंने सहमति जताई। इन्होंने कहा कि जो कोटा है उसे संवैधानिक बनाना चाहिए। फिर जो अंडर क्रीमी लेयर फार्मूला है वो भी एससी कैटेगरी में लागू किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि जो सिर्फ एक पीढ़ी है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस बात से वो सहमत हो गए कि जो एक ही पीढ़ी है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस बात से ये सहमत है। फिर आते हैं जस्टिस विक्रम नाथ के पास। ये भी पहले और दूसरे मुद्दे से सहमति अपनी जताई और तीसरे मुद्दे का ये भी जिक्र नहीं किया। फिर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर आते हैं। 2 मुद्दे पर इन्होंने सहमति जताई और तीसरे मुद्दे का इन्होंने जिक्र नहीं किया। फिर आते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये तो 2 मुद्दे, ध्यान दीजिए, ये एक ऐसे जज हैं पहले 2 मुद्दे को इन्होंने असहमति दे दी और फिर तीसरे मुद्दे का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, यानी कि ये सबसे यूनिक जज निकली। तो आइए समझते हैं कि क्या राज्य को भी कुछ लाभ और हानि होने की संभावना है। तो सबसे पहले समझते हैं भारत के जो 17 राज्य हैं इसमें लगभग जो एससी कम्युनिटी है इसकी मतलब 15% से एबव आबादी है। जो इनकी आबादी है 15% से अधिक है। तो यानी जो पॉलिटिकल इशू है ये भी बन सकता है, क्योंकि 17 ऐसे राज्य हैं जिसमें जो एससी कैटेगरी की आबादी है वो 15% से एबव है, 15% से अधिक है। फिर उसके बाद वहीं अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में तो 20% से भी अधिक एससी कैटेगरी की आबादी है, इसलिए वहां ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूपी के जो लोकसभा सीट है, लोकसभा में जो 17 लोकसभा सीट है वो एससी कैटेगरी के लिए है। तो इसमें से जो 8 सीट हैं ये अभी बीजेपी के पाले में है और उसके बाद 7 सीटें सपा के हाथ में है। फिर उसके बाद बाकी
सीटें अपना जो कैटेगरी वाले हैं वो जीते हैं। तो ये था इस कैटेगरी के बारे में। यानी पॉलिटिकल इशू बन सकता है, यानी पंजाब, यहाँ पर देख सकते हैं ये है पंजाब राज्य जहाँ से मुद्दा उठा है। फिर ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसे कैटेगरी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, हरियाणा में भी हैं और फिर उसके बाद बिहार में भी हैं। तो ये सब सारे राज्य जितने भी हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में भी हैं। तो यहाँ भी उसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब इसको फिर से चैलेंज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू भी बन सकते हैं। क्योंकि जो राज्य, अब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य कोटा लागू कर सकता है। जो राज्य अगर फिर से वो सत्ता में आना चाहता है या पॉलिटिकल फायदा लेना चाहता है, तो वो राज्य के अंतर्गत करेगा क्या कि जो एससी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी में भी ये डिवाइड कर देगा कि एससी में भी कुछ लोग ऊपर हैं जिनको आरक्षण का फायदा मिले हैं, उन्हें बाहर कर देंगे या उनका कोटा कम कर देंगे। जो वंचित रह चुके हैं अपना आरक्षण से, उनका जो कोटा है वो सीधे कोटा ही बढ़ा देंगे। तो इससे उनको पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो इसमें जो एससी कैटेगरी के वोट है वो मिलता था बीएसपी को। बीएसपी अभी पार्टी अभी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उसे मतलब वोट एससी कैटेगरी का नहीं मिल पा रहा है, वो बटा हुआ वोट है। अभी लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो जो 17 सीटें हैं लोकसभा में एससी कैटेगरी की, उसमें से 8 बीजेपी को मिल गई थी, 7 समाजवादी पार्टी को मिल गई थी। तो इसका पॉलिटिकल इशू बन सकता है। और जो जाति आधार पर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको हो सकता है कुछ इसमें नुकसान होने की संभावना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये फैसला बहुत अच्छा है, इसलिए ताकि जो वंचित हम रह गए, जो किसी भी कैटेगरी में अगर आरक्षण दिया जाता है, उसमें जो वंचित रह चुके हैं उनको आरक्षण लाया जाए, ताकि वो भी समानता, उनके अंदर भी समानता स्थापित किया जा सके। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एससी कैटेगरी में जो कोटे के अंदर कोटा लाया था, उसका मैं न्यूज एनालिसिस किया। थैंक यू।